हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी आरबीएससी क्लास 12th का लेसन नंबर 5, जिसका नाम प्लांट पैथोलॉजी है, वो चल रहा था। हमारा आधे से ज़्यादा चैप्टर हो चुका है। आज हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में स्टडी की थी। और बैक्टीरिया में जो क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक फ्लैजिला, मीजोजोम, प्लाज्मिड, डीएनए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या की थी, डिटेल से स्टडी कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए, जीवाणुओं का वर्गीकरण सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे भाई, D.H. बर्गी, इन्होंने किया था। और जो जीवाणुओं का वर्गीकरण था उन्होंने एक अपनी बुक में किया था जिसका नाम था भाई बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना, में दिया था इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन। इसका प्रथम संस्करण, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट जो आया था बुक का, 1923 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। इस मैनुअल का बाद में नाम बदल कर क्या रख दिया, 1984 में बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी रख दिया गया, ठीक है ना। जो कि आज देखिए, जो कि आज पूरी दुनिया में जीवाणु वर्गीकरण हेतु एक संदर्भित पुस्तक मानी जाती है। तो ये बस एक आपको एक क्या बोलते हैं, बात बता रखी है। ये से कोई क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं अपने, बाकी एक बार आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। देखो, अभी हमने ऊपर कवकों का जब वर्गीकरण किया था उसमें आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था वही जो उसके जो सहयोगी थे, कौन थे, वही जो है उसके जो सहयोगी थे, इन्होंने क्या किया था, जो जितने भी जीव थे उनको 3 डोमेन के अंदर बांट दिया। एक तो आर्किया डोमेन था, कौन सा डोमेन था, एक तो आर्किया, एक था बैक्टीरिया डोमेन, और एक था यूकैरिया डोमेन। कौन सा, यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन में तो इन्होंने क्या करा, यूकैरियोटिक जीवों को रखा जितने भी थे, कवक इसमें ही आते थे। और प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्होंने 2 डोमेन में बांट दिया, एक तो आर्किया में और एक बांट दिया बैक्टीरिया में, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्होंने आर्किया और किसमें बांटा, बैक्टीरिया के अंदर बांटा, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है, ध्यान देना कि प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों को वही जैव इसके सहयोगियों ने 2 डोमेन आर्किया एवं बैक्टीरिया में वर्गीकृत किया, ठीक है, जो कि 2004 में प्रकाशित बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी के द्वितीय संस्करण में उपलब्ध है। अब देखना, डोमेन बैक्टीरिया को, जो डोमेन बैक्टीरिया था, देखो जीवाणुओं को डोमेन बैक्टीरिया के अंदर रखा गया था, ठीक है। 3 डोमेन, एक तो आर्किया था, एक बैक्टीरिया था और एक यूकैरिया था। जीवाणु को रखा किसमें, आपके बैक्टीरिया डोमेन के अंदर रखा था। जो डोमेन बैक्टीरिया था उसको कितने संघों में, 14 फाइलम में उप विभाजित करा। वर्तमान में क्या हो चुके हैं, 32 से भी ज़्यादा जीवाणु वंश ज्ञात हो चुके हैं जो पौधे में किसी न किसी प्रकार का रोग फैलाते हैं, ठीक है। जो आपका बैक्टीरिया डोमेन था उसको 24 संघों में आगे विभाजित किया था, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक बात बता रही है, ठीक है। अब देखते हैं, आपको क्वेश्चन इसमें आएगा अभी। एक तो आपसे पूछ लेंगे कि किस डोमेन में आपको रखा गया है, अभी क्या जीवाणुओं को किस डोमेन के अंदर रखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछेंगे वो इस प्रकार से पूछेंगे कि कौन से जो जीवाणु के वंश हैं वो रोग फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। जो कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कौन कौन से जो कवक वंश होते हैं वो क्या करते हैं, कवकों का वंश होता है जो पादपों में रोग फैलाने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि कौन से जीवाणु वंश होते हैं जो पादपों में रोग फैलाने का काम करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। देखना, जैसे हमने एक होता है जैंथोमोनास, हम पढ़ेंगे भाई, जैसे जैंथोमोनास एक्जेनोपोइडिस होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, सिट्रस वंश के अंदर, जैंथोमोनास जो होता है सिट्रस वंश मतलब नींबू वंश के अंदर रोग फैलाता है। स्यूडोमोनास के बारे में पढ़ेंगे हम ना, और कौन सा है, राल्स्टोनिया के बारे में पढ़ेंगे, इरविनिया इमाइलो, और हमने देखा है, ठीक है, जो नाशपाती का दंत अंगमारी रोग करता है। क्लेवीबैक्टर है, स्ट्रेप्टोमाइसिडीज है, एग्रोबैक्टीरियम पढ़ेंगे हम। एग्रोबैक्टीरियम बहुत ज़्यादा कहलाता है, पादपों में रोग फैलाता है। और
एग्रोबैक्टीरियम के हम दूसरे पार्ट में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अब आगे आ गया पादपों से संबंधित लाभदायक जीवाणु जो होते हैं भाई। अब जीवाणु हानिकारक भी हैं तो कुछ जीवाणु लाभकारी भी होते हैं। पादपों से संबंधित जो क्या होते हैं लाभदायक जीवाणु होते हैं उनके बारे में सुना। जीवाणुओं में राइजोबियम है जो दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवन क्रियाओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखो मैंने आपको बताया था कि सहजीवन क्या होता है। सहजीवन तो आपको पता लग जाएगा क्या होता है। मैंने कवकों में बताया था कि कवक क्या होते हैं। सहजीवन क्या होता है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो कुछ जीवाणु होते हैं भाई, राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो क्या करता है, आपकी जितनी भी दलहनी पौधे होते हैं, जितनी भी दलहनी पौधे होते हैं, याद रखिएगा उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन पोषक तत्वों की। तो ये जो आपका क्या होता है राइजोबैक्टीरियम जीवाणु होता है, ये दलहनी पौधे जितने भी होते हैं उनकी जड़ों में क्या मिलती है, ग्रंथिकाएँ मिलती है। क्या मिलती है, उनकी जड़ों में ग्रंथि मिलती है। तो उन ग्रंथियों में क्या होता है, ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ही क्या करता है, उनकी जो जो जड़ों की जो ग्रंथि होती है उसके साथ ही क्या करता है, सहजीवन दर्शाता है आपका कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। और वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको ये किस उसका क्या कर देता है, स्थिरीकरण कर देता है और उसको किस में बदल देता है, नाइट्राइट या नाइट्रेट के अंदर बदल देता है। और उस नाइट्राइट या नाइट्रेट को पादप क्या कर लेते हैं, अवशोषित करके उपयोग में लेने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी अपने एग्रोबैक्टीरियम पढ़ा है भाई। देखो ये एग्रोबैक्टीरियम, ये हाँ ये रोग तो फैलाता है भाई, पर इसका प्लाज्मिड, इस देखो ये बैक्टीरिया, इसके अंदर प्लाज्मिड होगा। इसके प्लाज्मिड का उपयोग किसके अंदर करते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना भी आपको, वहाँ पर इसका प्रयोग वाहक के रूप में करते हैं। मैं दूसरे पार्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा एक एक चीज़ कि किस प्रकार से प्लाज्मिड का इस्तेमाल क्या करते हैं, वाहक के रूप में करते हैं। तो ये देखना एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। प्लाज्मिड आपको पता है क्या होता है, तथा इस जीवाणु को अनुवांशिक अभियांत्रिकी में अनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरण करने के प्रक्रम में लिया जाता है, ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्रकृति का अनुवांशिक अभियंता बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं भाई, जो आपका एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु होता है उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड मैंने बताया था अतिरिक्त वर्ताकार गुणसूत्रीय डीएनए होता है, उसे प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्लाज्मिड का उपयोग क्या करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण में करते हैं भाई। किसी भी जीव में मान लो अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करना हो तो उसके लिए वाहक की जरूरत होती है, ठीक है ना। और वाहक का काम कौन करता है अभी, आपका प्लाज्मिड जो है वो वाहक का काम करता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपने आगे, हमारा ये जो क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया का ये तो पूरा हो चुका है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फाइटोप्लाज्मा। तो हम इस फाइटोप्लाज्मा के बारे में आज पढ़ लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा अपने नीचे आगे। अब हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, फाइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं। एक सेकंड रुके बच्चों, ठीक है। ये अपना आ गया 5वां लेसन, ठीक है। अब अपने देखो जीवाणु कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है फाइटोप्लाज्मा। तो देखते हैं फाइटोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। देखो कि फाइटोप्लाज्मा देखते हैं, अब हमारा टॉपिक है कि याद रखना भी, जो आपके साइंटिस्ट थे कौन से, जापानी वैज्ञानिक, 1967 में जापानी वैज्ञानिक डोई और उसके सहयोगियों ने बताया कि माइक्रोप्लाज्मा जैसे कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को उन्होंने क्या बोला, माइक्रोप्लाज्मा सदस्य जीव या एमएलओ नाम दिया, ठीक है ना। याद रखें भाई, सन 1900 किसकी बात है, 67 की बात है। जब क्या थे आपके जापानी वैज्ञानिक डोई और उसके सहयोगी थे, उन्होंने क्या बताया, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है। तो इन्होंने बताया कि माइक्रोप्लाज्मा जैसे ही कुछ क्या होते हैं भाई, जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो माइक्रोप्लाज्मा जैसे होते हैं और वो क्या करते हैं, पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन जीवों को क्या बोल दिया भाई डोई और उसके सहयोगियों ने, माइक्रोप्लाज्मा सदस्य जीव। इंग्लिश में बोल दिया माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोप्लाज्मा जैसे दिखने वाले जीव, ठीक है। और देखना क्या था, वर्ष 1994 में अकुंडलित एमएलओ का नाम बदलकर फाइटोप्लाज्मा रख दिया। 1994 में 1994 में
जो क्या था आपका एमएलओ था या माइक्रोप्लाज्मा सदस्य जो जीव था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया भाई, उसका नाम बदल कर आपका रख दिया गया फाइटोप्लाज्मा। अब देखिए फाइटोप्लाज्मा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको फाइटोप्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ, फिर उसकी परिभाषा दे रखी है, तब आपको परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो फाइटोप्लाज्मा जो होती है एक कोशिकीय जीव होती है। क्या होती है? एक कोशिकीय जीव होती है। फाइटोप्लाज्मा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होती है। क्या होती है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होती है, जीव होती है। और इसमें क्या होती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली कितने स्तर की से बनी होती है? 3 स्तर से बनी होती है। और इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि कोश जो आपकी क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे आपके फाइटोप्लाज्मा का चित्र दे रखा है। देखिए ये फाइटोप्लाज्मा है, ठीक है। तो फाइटोप्लाज्मा जो होती है ये क्या होती है? देखिए इसमें आपको 3 स्तर, 1 2 और 3 स्तर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा अंदर की तरफ। ये तो ऐसे ही बन गया, एक स्तर ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा स्तर ये अंदर की तरफ है। तो त्रिस्तरीय ये देखो कोशिका झिल्ली होती है इसमें, एक कोशिका होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होती है। तो सुविकसित कोशिकांग नहीं होता इसमें, सु ना। तो ये इसकी कुछ विशेषता है। और इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है भाई, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा देखना किस हिसाब से दे रखी है आपके, ये देखें पौधे के फ्लोएम, देखना पौधों के फ्लोएम एवं कीटों में रहने वाली, याद रखें भाई, ये कहाँ मिलती है? पौधों के फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम एक उत्तक होता है, जाइलम फ्लोएम, आपने उत्तक का नाम सुना होगा। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो पौधों के संवहन, पौधों के सॉरी संवहन उत्तक, या आप बोल सकते हैं पौधों के फ्लोएम एवं कीटों में, कीट आप जानते हैं भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो पौधों के फ्लोएम एवं कीटों में रहने वाले भित्ति रहित, भित्ति नहीं होती भाई, एक कोशिकीय अकुंडलित, अकुंडलित होती है भाई, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। समझ में आ गई? पौधों के फ्लोएम और क्या बोलते हैं कीटों में रहने वाली भित्ति युक्त एक कोशिकीय त्रिस्तरीय झिल्ली युक्त अकुंडलित प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव होता है उसे क्या बोलता है? फाइटोप्लाज्मा होते हैं। इसकी कोशिका का व्यास याद रखिए 200 से लेके 800 माइक्रोमीटर नैनोमीटर तक होता है, ठीक है ना। फाइटोप्लाज्मा एक अत्यधिक बहुरूपी होते हैं। अत्यधिक बहुरूपी का मतलब क्या भी? इसका मतलब समझना, फाइटोप्लाज्मा अत्यधिक बहुरूपी होते हैं। इनकी संरचनाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। इनको याद रखिए, अभी हम पढ़ेंगे इनको पादप जगत का, इनको क्या बोला जाता है? जो इनको जोकर भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, जोकर बोला जाता है। इनको जीव जगत का जोकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव जगत का जोकर। जोकर क्या करता है भाई? बार बार रूप बदलता रहता है ना। तो इनकी भी क्या पाई जाती है? ये एक निश्चित संरचना की, हाँ, या गोलाकार होंगे, अंडाकार होंगे, ऐसे क्या बोलते हैं, या इनकी संरचना इस प्रकार से होगी। इनकी संरचना में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जीव जगत का जोकर बोला जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखना कि फाइटोप्लाज्मा अत्यधिक बहुरूपी होती है। बहुरूपी का मतलब आपको समझ में आ गया कि इनकी अलग अलग संरचना देखने को मिलती है, जो एक त्रिस्तरों वाली कोशिका झिल्ली से घिरे रहते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली से ढके रहते हैं। याद रखिए भी, इनके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए जो होता है वो द्विस्तरीय होता है। अनुवांशिक पदार्थ के अलावा अनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है जिसका नाम होता है आरएनए, और इसमें 17 ऐसे राइबोसोम मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, परिभाषा। अभी देखो इसकी संरचना देखिए, संरचना में कुछ नहीं करना, अभी बड़ी आसान चीज़ें हैं। देखो संरचना में आपको बता देता हूँ, चलो यहाँ से थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ बता देता हूँ आपको, ऐसे एक गोला सा बना लिया, 3 ऐसे झिल्ली सी बना देना, 2 और 3 झिल्ली बना दी। यहाँ इनको दिखा देना त्रिस्तरीय झिल्ली, ठीक है। अंदर ऐसे कोशिका द्रव्य बना देना, कोशिका द्रव्य के अंदर ऐसे ऐसे डीएनए बना देना। एक डीएनए बना दिया ऐसे करके। डीएनए बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ ऐसे 2-3 डॉट से दिखा देने हैं, ठीक है ना। इन डॉट को दिखा देना कणिकाएं, क्या दिखा देना? कणिकाएं। इसके अलावा यहाँ ऐसे एक डॉट दिखा के उसको दिखा देना 70s राइबोसोम, और एक डॉट को दिखा देना आरएनए। तो ये आपका डायग्राम बन गया, बस इतना ही करना है। देखो ठीक है, तो बड़ा इजी है। अब देखते हैं, ये देखिए, अब याद रखें इनकी वृद्धि के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यह परपोषी पादप की फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बताया था ये पादपों के फ्लोएम में मिलते हैं, और पादपों के फ्लोएम में कौन सी कोशिकाओं में मिलते हैं? चालनी नलिकाओं में। कौन सी? आपने पढ़ा होगा, फ्लोएम जो होता है चालनी नलिकाओं, सह कोशिकाएं फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम दृढ़ोतक से मिलकर बने होते हैं।
तो ये फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में या चालनी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इनको याद रखिए, वृद्धि के लिए स्टिरोल पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि क्या, देखिएगा, इनकी वृद्धि पर टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक का असर नहीं होता, परंतु ये पेनिसिलिन के लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ये देखें, इनकी वृद्धि पर टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक का असर होता है, ठीक है ना। मतलब ये टेट्रासाइक्लिन एक प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आती है, उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें भाई, आपसे पूछेंगे भाई, देखो पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है और टेट्रासाइक्लिन भी क्या होती है, एंटीबायोटिक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेनिसिलिन जो होती है फाइटोप्लाज्मा पर कोई असर नहीं करती, ठीक है ना। फाइटोप्लाज्मा पर कोई असर नहीं करती पेनिसिलिन, ठीक है ना। मतलब पेनिसिलिन का फाइटोप्लाज्मा पर कोई असर नहीं होता, परंतु टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं उसके प्रभाव में ये क्या हो जाती हैं, फाइटोप्लाज्मा नष्ट हो जाती हैं। फाइटोप्लाज्मा उसके टेट्रासाइक्लिन के प्रभाव में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो इसका कारण सुनिएगा। देखिए पेनिसिलिन जो क्या होती है, आपकी प्रतिजैविक होती है, ये असर करती है सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति पर। पेनिसिलिन कहाँ करती है असर, सूक्ष्म जीवों की भित्ति पर। किस पर, सूक्ष्म जीवों की भित्ति पर, ठीक है। तो याद रखें, आपके फाइटोप्लाज्मा में तो कोशिका भित्ति होती नहीं भाई, मैंने अभी आपको बताया था, भित्ति रहित होते हैं। तो पेनिसिलिन जो है आपकी कोशिका भित्ति पर क्या करती है, असर करती है, और जो आपकी क्या होती है, फाइटोप्लाज्मा होती है, इसके अंदर कोशिका भित्ति होती नहीं। इसी वजह से जो आपकी क्या होती है, पेनिसिलिन होती है, इसका फाइटोप्लाज्मा पर कोई असर नहीं होता। परंतु जो आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक जो होती है, वो सूक्ष्म जीवों की किस भाग पर असर करती है, ये याद रखिएगा, ये करती है कोशिका झिल्ली पर। कौन सी, किस पर करती है, कोशिका झिल्ली पर। कोशिका झिल्ली पर टेट्रासाइक्लिन आपकी कोशिका झिल्ली पर करती है। तो कोशिका झिल्ली तो होती है अभी फाइटोप्लाज्मा में, तो ये क्या करेगी, कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देगी, जिससे आपकी फाइटोप्लाज्मा भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। एक और उदाहरण से और मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपको भाई, आपके मान लीजिए आपके किस चीज़, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाई, मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जुकाम वाली गोली खाओगे तो कुछ असर होगा भाई। जुकाम वाली गोली तो जुकाम पर असर करेगी, पेट के दर्द के लिए थोड़ी असर करेगी। तो वही बात है भाई, पेनिसिलिन जो होती है कोशिका भित्ति पर काम करने वाली होती है। तो कोशिका भित्ति तो फाइटोप्लाज्मा में होती नहीं, और टेट्रासाइक्लिन होती है वो कोशिका झिल्ली पर काम करती है। कोशिका झिल्ली होती है फाइटोप्लाज्मा में, तो कोशिका झिल्ली नष्ट हो जाती है और आपकी क्या हो जाती है भाई, फाइटोप्लाज्मा की वृद्धि रुक जाती है और ये नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा। ये देखिए, यह अविकल्पी परजीवी होता है भाई। ये क्या होता है, अविकल्पी परजीवी होता है। मतलब सिर्फ ये होस्ट या किसी पादप पर या किसी क्या होता है, कीट पर ही क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा ये कहीं और वृद्धि नहीं कर सकता। जिनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगा सकते भाई, इनको कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगाया जा सकता, इनको उगाने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। अब देखना, फाइटोप्लाज्मा के लिए नया वंश कौन सा भाई, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा प्रतिपादित किया गया है, ठीक है ना, जिसको संक्षिप्त में CA फाइटोप्लाज्मा लिखते हैं। CA का मतलब हो गया कैंडिडस फाइटोप्लाज्मा। अब देखना, इस वंश को कहाँ रखा गया भाई, फाइटोप्लाज्मा को पहली बात तो इस वंश में रखा गया है, ठीक है ना, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा में रखा है। और ये जो आपका कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा वंश है, इसको कहाँ रखा गया है, इस वंश को याद रखिए डोमेन बैक्टीरिया के अंदर रखा है। मतलब फाइटोप्लाज्मा भी आपकी डोमेन जो होती है बैक्टीरिया के अंदर रखा है ना। डोमेन बैक्टीरिया का कौन से संघ, फर्मीक्यूटस संघ, और वर्ग कौन सा है, मोलिक्यूटस के अंदर रखा गया आपका वंश। कौन सा, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखिएगा। आपका डोमेन तो हो गया आपका बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया हो गया। डोमेन बैक्टीरिया के बाद संघ आपका हो गया फर्मीक्यूटस। फर्मीक्यूटस संघ के अंदर भी कौन सा वर्ग, मोलिक्यूटस वर्ग। और मोलिक्यूटस वर्ग के अंदर आपका कौन सा वंश रखा गया है, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा रखा गया है। ये आपका क्या है, वर्गीकरण है किसका, फाइटोप्लाज्मा का, ठीक है। अब फाइटोप्लाज्मा द्वारा कुछ रोग होते हैं, वो देख लेते हैं अपने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, पीछे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा होता है कि फाइटोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो फाइटोप्लाज्मा जो होती है, देखना, ये देखिए, फाइटोप्लाज्मा द्वारा विश्व में लगभग 1000
पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है। फाइटोप्लाज्मा से होने वाले प्रमुख पादप रोगों में क्या होता है, बैंगन का लघुपर्ण रोग जो होता है, बैंगन क्या होता है, लघुपर्ण रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है। ठीक है। तिल का फाइलोडी रोग, इस रोग में क्या होता है भाई, आपका बैंगन की पत्तियां छोटी रह जाती हैं। ठीक है ना। फाइलोडी में क्या होता है, पुष्पी जो भाग होते हैं वो पत्ती के समान संरचना में बदलने लग जाते हैं। और गन्ने का घासी परो रोग, ये तीनों रोग जो होते हैं, गन्ने का घासी परो रोग, बैंगन का लघुपर्ण रोग और तिल का फाइलोडी रोग जो होता है, ये सारे के सारे फाइटोप्लाज्मा द्वारा होते हैं। ठीक है। अब आपको एक बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई जेट में कि आपका जो बैंगन का लघुपर्ण रोग है वो किस रोगजनक द्वारा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने फाइटोप्लाज्मा के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली और बैक्टीरियाओं का वर्ग क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके आर्की बैक्टीरिया रह गए हैं एक, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वायरस पे आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया करते हुए। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीज़ें, है ना। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया या किसी भी टॉपिक से आपको रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसमें क्या करते हैं, डेली वीडियो के लिंक आपको भेजे जाते हैं। ठीक है। जिनको आप देख सकते हैं और अपनी स्टडी क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए हम बस इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें भाई, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने फ्रेंड्स हो सबको शेयर करें। ठीक है ना। एक शेयर तो सारे के लिए कम से कम बनता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सूचना मिलती रहेगी, जिससे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।